नमस्कार दोस्तों, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। पाली नर्सिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा रहा है, आगे भी उम्मीद करती कि अच्छा ही रहेगा। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पाली नर्सिंग क्लासेस, जिससे कि आपको नई वीडियो है वो अपडेटेशन मिलते रहे, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आगे बढ़ते हम। चलो अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि ये प्रैक्टिस 2 क्वेश्चन आंसर है। पहले वाला प्रैक्टिस 1 था जिसमें 20 क्वेश्चंस थे। आज हम वापस वही 20 क्वेश्चंस लेंगे दूसरे, जिसमें 20 क्वेश्चन लेंगे और रैशनल भी साथ में देंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स हैज़ ऑर्डर्ड 80 mg ऑफ फ्रूसेमाइड इंजेक्शन 2 times per day. The nurse notes the patient's potassium level to be 2.5 milliequivalent per liter. The nurse should, तो नर्स क्या करेगी? अपन वापस पढ़ते हैं एक बार, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन। ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन। एडमिस्ट ए, ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर द इंजेक्शन लेसिक्स एज ऑर्डर्ड, या एडमिनिस्टर हाफ द डोज। सी हो गया ऑफर द पेशेंट ए पोटेशियम रिच फूड, या डी हो गया विथ होल्ड द ड्रग एंड कॉल द डॉक्टर। अब इसमें अपन को देखना है कि जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अपन को अच्छे से समझना है पहले। द डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड 80 mg ऑफ फ्रूसेमाइड इंजेक्शन 2 times per day, मतलब डॉक्टर्स ने एक पेशेंट को ऑर्डर दिया है, एक पेशेंट को ऑर्डर किया है, नर्स को ऑर्डर दिया है पेशेंट के लिए कि भाई 80 mg जो इंजेक्शन है वो दिन में 2 बार लगना है, ठीक है, 2 times per day. The nurse notes the patient potassium level to be 2.5 milliequivalent per liter. The nurse should, तो नर्स क्या करेगी, जब नोटिस करती है रिपोर्ट में, पेशेंट्स की जो रिपोर्ट्स है उसमें नोटिस करती है तो इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम लेवल है उसका 2.5 ही है, तो क्या करेगी नर्स? एडमिनिस्टर द इंजेक्शन लेसिस और एज ऑर्डर, मतलब जैसे ऑर्डर किया है इंजेक्शन लेसिस वो एडमिनिस्टर करेगी, या एडमिनिस्टर हाफ डोज, या जो हाफ डोज है लेसिस की मतलब 40 mg है वही देगी, या ऑफर द पेशेंट ई पोटेशियम रिच फूड, या फिर रिच फूड जिसमें पोटेशियम हाई लेवल में हो, जैसे कोकोनट वाटर हो गया या बनानाज हो गया, तो ऐसी डाइट पेशेंट को ऑफर करेगी। या विथ होल्ड द ड्रग एंड कॉल द डॉक्टर, या विथ होल्ड द ड्रग, या मतलब उसको थोड़ी देर के लिए ड्रग को रोकेगी और डॉक्टर से कंसल्ट करेगी या उससे बात करेगी या उनको कॉल करेगी। अब इसमें राइट आंसर क्या हो गया अपना? जो सबसे पहले तो राइट आंसर है वो डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट क्यों? द पोटेशियम लेवल ऑफ 2.5 मिलीक्यूलेंट इज एक्सट्रीमली लो, मतलब बहुत ज़्यादा लो है जो है ना। 2.5 जो होता है पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा, सीरम जो पोटेशियम लेवल होता है बहुत ज़्यादा कम है 2.5, क्योंकि नॉर्मल जो पोटेशियम लेवल होता है वो 3.5 टू 5.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, मतलब 3.5 से 5.5 जो है वो इसका पोटेशियम लेवल होना चाहिए एक पेशेंट का। लेकिन अगर आप फ्रूसेमेट, ये लूप डाई यूरेटिक होता है ना, अगर अपन फ्रूसेमेट देंगे तो ये और पोटेशियम को कम कर देगा। इसलिए अपन डाउट क्लियर करने के लिए एक बार डॉक्टर से बात करेंगे, इंजेक्शन नहीं देंगे, विथहोल्ड रखेंगे और डॉक्टर से बात करेंगे सर ये प्रॉब्लम है, तो क्या इंजेक्शन दे दूँ क्या मैं? फिर वो आगे उनका क्या ट्रीटमेंट फर्दर रहता है, लेकिन एक बार ये डाउट क्लियर करने के लिए डॉक्टर्स को कॉल करेंगे, है ना। चलो अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैब स्टडीज शुड बी डन पीरियडिकली इफ द क्लाइंट इज टेकिंग वॉरफेरिन सोडियम, जिसको कोमेडिन भी कहते हैं ना, कोमेडिन भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब स्टडीज शुड बी डन पीरियडिकली इफ द क्लाइंट इज टेकिंग वॉरफेरिन सोडियम, कोमेडिन जो होता है उसमें ए ऑप्शन है स्टूल स्पेसिमेन फॉर ऑकल्ट ब्लड, बी है वाइट ब्लड सेट जिसको WBC कहते हैं अपन, सी है ब्लड ग्लूकोज लेवल, और डी है इरिथ्रोसाइट काउंट, ESR जो कहते हैं अपन, है ना। तो इसमें अपना ये क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं वापस। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब स्टडीज शुड बी डन पीरियडिकली, मतलब ऐसा कौन सा लैब स्टडी है, जो चारों जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से ऐसा कौन सा लैब स्टडीज हैं
जो पीरियडिकली मतलब टाइम टू टाइम उसका एडवाइस या करवाना चाहिए पेशेंट का, है ना, लैब जो टेस्ट है वो करवाना चाहिए। इफ़ क्लाइंट इज टेकिंग वारफेरिन सोडियम, अगर एक पेशेंट है जो सोडियम वारफेरिन जो सोडियम है वो ले रहा, अब अपन को देखना ये है कि स्टूल स्पेसिमेन उसका करवाना चाहिए पीरियडिकली, या WBC करवाना चाहिए, या RBS करवाना चाहिए, या ESR करवाना चाहिए। तो अपना आंसर करेक्ट कौन सा होगा? आंसर ए इज करेक्ट। आंसर आंसर कौन सा आंसर होगा? आंसर 2 मिनट, ये आंसर अपना करेक्ट होगा। अब ये आंसर क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि अगर कोई पेशेंट है, जैसे वारफेरिन क्या है, वारफेरिन है क्या, पहले तो ये इसको समझ लेते हैं अपन। वारफेरिन एक एंटीकोगुलेंट है ना। तो इसमें क्या है कि स्टूल स्पेसिमेन ऑकल्ट ब्लड क्यों करवाना चाहिए? कि अगर वारफेरिन कोई पेशेंट ले रहा है तो उसके इंटरनल जो ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल जो ब्लीडिंग है वो होने के चांसेज है ना। तो उसको देखने के लिए अपन स्टूल का जो सैंपल है वो भेजते हैं। अगर ब्लीडिंग नहीं है, मेलिना टाइप नहीं है, अगर ब्लीडिंग नहीं है तो मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन WBC तो सेप्टिसीमिया को बताती है, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। RBS है, वो RBS वारफेरिन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है कि जिससे RBS साइड इफेक्ट हो। RBS बढ़ सकता है, घट सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ESR भी अपन करवाते हैं, लेकिन इतना कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला बात नहीं है कि अपन उसमें वारफेरिन का कोई साइड इफेक्ट हो। अच्छा, इसमें देखने वाली बात है कि वारफेरिन जो, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके साथ में भी कि वारफेरिन वारफेरिन अपन देते हैं तो वारफेरिन अगर ज़्यादा ओवरडोज हो जाती है तो इसका एडवर्स जो साइड इफेक्ट होता है या एंटीडोट होता है वो क्या है? वारफेरिन का एंटीडोट हो गया हिपेरिन। वारफेरिन का एंटीडोट हो गया हिपेरिन। याद रखना है कई बार। सॉरी ओह सॉरी वारफेरिन का एंटीडोट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। विटामिन के, अगर अपन वारफेरिन किसी पेशेंट को ज़्यादा लगाते हैं और उसको ओवरडोज हो जाता है तो अपन विटामिन के, ये एंटीडोट है, क्या है? वारफेरिन का एंटीडोट हो गया विटामिन के। और एक कोगुलेंट होता है, एंटी कोगुलेंट होता है हिपेरिन। हाँ सॉरी हिपेरिन। तो हिपेरिन का क्या है? हिपेरिन का एंटीडोट इज ए प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों इतने सारे एम्स में क्वेश्चन आए इसके कि वारफेरिन अगर ओवरडोज हो जाता है तो क्या लगाते हैं अपन? विटामिन के लगाएंगे। और अगर हिपेरिन ओवरडोज हो गया तो एंटीडोट क्या लगाएंगे? प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है ना, याद हो जाएगा नहीं? चलो आगे चलते अपन, है ना। 3rd नंबर क्वेश्चन, द क्लाइंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर हिपेरिन। द क्लाइंट हैज़ ऑर्डर फॉर हिपेरिन टू प्रिवेंट पोस्ट सर्जिकल थ्रोम्बाई। ठीक है, इमीडिएटली फॉलोइंग ए हिपेरिन इंजेक्शन द नर्स शुड, इसमें नर्स क्या करेगी? E एस्पिरेट फॉर ब्लड, B चेक द पल्स रेट, C मसाज द साइट, एंड D चेक द साइट फॉर ब्लीडिंग। ओके, अब वापस क्वेश्चन को समझते हैं अपन। द क्लाइंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर हिपेरिन टू प्रिवेंट पोस्ट सर्जिकल थ्रोम्बाई, मतलब एक पेशेंट का पोस्ट सर्जिकल मतलब एक सर्जरी हो रखी है और उसकी पेशेंट की सर्जरी हो रखी है और उसको थ्रोम्बाई मतलब थ्रोम्बस जो एम्बोलिज्म होता है, ये एक तरह से एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस होता है पेशेंट को, तो उससे बचाने के लिए पेशेंट को हिपेरिन इमीडिएटली फॉलोइंग ये हिपेरिन इंजेक्शन उसको दिया जाता है ना, हिपेरिन दिया जाता है। तो द नर्स शुड, तो नर्स क्या करेगी? नर्स को क्या करना चाहिए? एस्पिरेट द ब्लड, मतलब वापस IV लाइन से को एस्पिरेट करेगी ब्लड को, या चेक द पल्स रेट, या उसकी पल्स चेक करेगी क्या हिपेरिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया, या मसाज द साइट ले, और सब किटनेस जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ पे मसाज करेगी। हिपेरिन इंजेक्शन लगाने जो एनेक्सोफेरिन वगैरह होते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं ना। या D चेक द साइट फॉर ब्लीडिंग, या जो पेशेंट का जहाँ सर्जरी हुई है वहाँ पे चेक करेगी कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो इसमें राइट आंसर इज D, है ना। 3rd में हो गया D, 3rd में D क्यों हो गया? आंसर D इज करेक्ट, क्योंकि आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी सबक्यूटेनियस एंटीकोगुलेंट, मतलब हिपेरिन है, एनेक्सोफेरिन है, कुछ भी अगर सबक्यूटेनियस आप दे रहे हो तो द नर्स शुड चेक द साइट फॉर ब्लीडिंग। तो नर्स को क्या करना चाहिए?
जो साइट है, जो सर्जिकल साइट है जहाँ पे ऑपरेट हो रखा है, उसको, उस पार्ट को एक बार ब्लीडिंग के लिए चेक करना चाहिए, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ना। और लेकिन ये एस्पिरेट द ब्लड और ये पल्स रेट चेक करना या मसाज द साइट, ये कोई है ना नेसेसरी नहीं है, तो इतना कोई वो नहीं है। चलो अपन आगे चलते हैं। आगे अपना क्वेश्चन हो गया फोर्थ क्वेश्चन। ही नर्स इज टेकिंग द वाइटल साइंस ऑफ द क्लाइंट एडमिटेड विथ कैंसर ऑफ पेनक्रियाज। एक पेशेंट है जो एडमिट है हॉस्पिटल में, जिसको पेनक्रियाज का कैंसर है, ओके, कैंसर ऑफ पेनक्रियाज। द नर्स इज अवेयर दैट द फिफ्थ वाइटल साइंस इज। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि एक हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए है एनोरेक्सिया, बी है पेन, सी है इंसोम्निया एंड डी है फैटिग। अब वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ही नर्स इज टेकिंग द वाइटल साइंस ऑफ द क्लाइंट। एक पेशेंट के वाइटल साइंस जो है नर्स ले रहा है, और पेशेंट क्या है, कैंसर ऑफ पेनक्रियाज का जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके वाइटल साइंस कोई नर्स ले रहा है। तो नर्स इज अवेयर दैट द फिफ्थ वाइटल साइंस ऑफ, तो उसको मतलब किस चीज़ के लिए अवेयर रहेगा कि फिफ्थ वाइटल साइंस कौन सा है, तो इसमें पेन है जो फिफ्थ वाइटल साइंस में आएगा, ठीक है ना। पेन इज फिफ्थ वाइटल साइंस। फर्स्ट, उससे पहले फोर्थ कौन कौन से हैं। फोर्थ हो गया, एक तो टीपीआर कहते हैं अपन, टीपीआर मीन्स टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, है ना, और बीपी। ये तो अपन लेते हैं वाइटल साइंस में, 4 तो है ही है। उसके साथ में फिफ्थ कौन सा है, पेन इज ए फिफ्थ वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, ओके, इज दैट क्लियर। आगे चलें, चलो आगे चलते अपन। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। द 84-year-old मैन हैज़ रिटर्न फ्रॉम द रिकवरी रूम फॉलोइंग ए टोटल हिप रिपेयर। रिकवरी रूम से एक पेशेंट है, टोटल हिप रिपेयर सर्जरी है उसको हो चुकी है। 84 ईयर्स ओल्ड मेल है, वो आया है। ही कंप्लेन ऑफ पेन, वो कंप्लेन किसकी कर रहा है, पेन की कर रहा है। एंड इज मेडिकेटेड विथ मॉर्फिन सल्फेट एंड प्रोमेथाजिन फेनार्जिन, है ना। तो मॉर्फिन सल्फेट और प्रोमेथाजिन उसको दिया गया है, किसके लिए, पेन को मैनेजमेंट करने के लिए। विच मेडिकेशन शुड बी केप्ट अवेलेबल फॉर द क्लाइंट बीइंग ट्रीटेड विथ ओपियोइड एनाल्जेसिक। मतलब विच मेडिकेशन, तो उसके जो पेशेंट की जो टोली होती है या अपन अंदर की साइड में ऐसे कौन सी मेडिसिन अवेलेबल रखेंगे अपने पास कि जो ये एनाल्जेसिक दे रहे हैं मॉर्फिन और प्रोमेथाजिन, उसके साइड इफ़ेक्ट अगर हो जाए तो वो अपन यूज कर सकते हैं ना। तो सीधा सा मतलब ये है कि मॉर्फिन और प्रोमेथाजिन जो होते हैं उनका अगर साइड इफ़ेक्ट अगर हो जाए तो अपन कौन सी मेडिसिन अपने पास में रखेंगे, अवेलेबल रखेंगे। तो मॉर्फिन का एंटीडोट कौन सा होता है इसमें, मॉर्फिन का जो एंटीडोट है वो है नेलोक्सोन। याद रखना है, कहीं बाहर क्वेश्चन में आया हुआ है नेलोक्सोन, है ना। नेलोक्सोन इज द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन। याद रखना मेरे दोस्तों, कहीं बाहर एग्जाम आया हुआ है ना। मॉर्फिन का जो एंटीडोट हो गया वो कौन सा है, नेलोक्सोन, है ना। कीटोलेक क्या है, कीटोलेक तो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है, इससे कोई वो मीनिंग ही नहीं है ना। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक मतलब ओपियोइड के एनाल्जेसिक नहीं है ये। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन जो है ये क्या है, ये एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं इसको और एंटीपायरेटिक भी कहते हैं इसको, है ना। एंटीकोगुलेंट एंड एंटीपायरेटिक भी कह सकते हैं अपन। और एट्रोपिन सल्फेट क्या है, ये एंटी कोलिन एनर्जिक है ना। तो सीधा सा मतलब है मॉर्फिन का जो है वो एंटीडोट क्या है, नेलोक्सोन है। तो ये आंसर इज राइट, ओके। आगे चले, 6th, an obstetrical client decide to have an epidural anesthetic to relieve pain during labor. Following administration of the anesthesia, the nurse should monitor the client for option A seizures, option B postural hypertension, option C respiration,
रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड ऑप्शन डी हीमेच्यूरिया। अब वापस समझते हैं इस क्वेश्चन को। एन ऑब्स्टेटिकल क्लाइंट डिसाइड्स टू हैव एन एपिड्यूरल एनेस्थेटिक। मतलब एक पेशेंट है जो ड्यूरिंग लेबर के साथ में है पेशेंट, और उसके रिलीव पेन को रिलीव करने के लिए एनेस्थेटिक जो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया उसका देने के लिए डिसाइड हो गया है कि इसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को। ये लेबर में है पेशेंट को पेन मैनेजमेंट के लिए इसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है। फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो द नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट। उस समय जो नर्स है उस किस चीज़ के लिए मॉनिटर करना चाहिए पेशेंट की? सीजर्स, ताने वाने आएगी उसको, फिट्स आएगी, कन्वल्जन, तो उसको मॉनिटर करना चाहिए। या पोस्टोरल हाइपरटेंशन, या उसका पोस्टोरल जो ब्लड प्रेशर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके लिए मॉनिटर करना चाहिए। या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए मॉनिटर करना चाहिए। या हीमेच्यूरिया, है ना, हीमेच्यूरिया के लिए मतलब ब्लड इन यूरिन के लिए उसको ये ऑब्जर्व करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। तो इसमें अपना आंसर क्या होगा? आंसर 6, आंसर सी इज राइट आंसर। आंसर सी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि एक एनेस्थेटिक जो है वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहाँ देता है? एपिड्यूरल स्पेस में, है ना, स्पाइनल कॉर्ड के एपिड्यूरल जो स्पेस होता है उसमें एनेस्थेटिक जो है वो इंजेक्टिंग टू द एनेस्थीसिया। एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होता है वो कहाँ? इस एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्ट करता है। तो उस समय क्या होता है कि पेशेंट है ना, उस समय एनेस्थेटिक इन्वॉल्व इंजेक्टिंग द एनेस्थेटिक टू द एपिड्यूरल स्पेस। इफ द एनेस्थेटिक राइजेज अबव द रेस्पिरेटरी सेंटर, राइजेज अबव मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर पे अगर इफेक्ट आ गया तो द क्लाइंट विल हैव इम्पेयर्ड ब्रीदिंग, दस मॉनिटरिंग द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज नेसेसरी, है ना। तो रेस्पिरेटरी उसका ब्रीदिंग पैटर्न है वो ख़राब हो सकता है, तो इसलिए अपन को इम्पेयर्ड हो सकता है। तो इसलिए अपन को तो उस समय क्या करेंगे? बाय द वे इम्पेयर्ड मॉनिटर कर लिया, रेस्पिरेटरी ब्रीद इम्पेयर्ड हो गया, यहाँ तक तो ये अपना क्वेश्चन ही है, उसका आंसर भी है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पे मॉनिटर करेगी। लेकिन उसके बाद में क्या करेंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो अपन ऑक्सीजन जो है O2 जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे, मतलब ऑक्सीजन थेरेपी उसको देंगे, है ना। यहाँ तक है। चलो आगे चलते हैं अपन 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट एडमिटेड फॉर पॉसिबल ओरल कैंसर। द नर्स आइडेंटिफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी ए लेट अकरिंग सिम्टम्स ऑफ ओरल कैंसर। ऑप्शन ए वार्मथ, ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑप्शन सी पेन एंड ऑप्शन डी अल्सर विद फ्लैट एज। ओके, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है वापस पढ़ लेते हैं। द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट एडमिटेड फॉर पॉसिबल ओरल कैंसर। एक पेशेंट है जो एडमिट हुआ है, उसका नर्स असेस कर रही है किसके लिए? पॉसिबल ओरल कैंसर, मतलब उसके अंदर ओरल कैंसर मतलब ये ओरल कैविटी में उस कैंसर के लिए असेसिंग कर रही है। एक पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, तो नर्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी लेट अकरिंग सिम्टम्स ऑफ ओरल कैंसर। तो नर्स आइडेंटिफाई कर रही है कि सबसे लेट जो सिम्टम्स आता है ओरल कैंसर का वो क्या होना चाहिए, है ना। तो अपन पहले आंसर देख लेते हैं। अपन आंसर क्या है इसमें? आंसर सी इज करेक्ट। आंसर सी इज करेक्ट। ओके, आंसर सी इज करेक्ट। पेन, अब पेन क्यों है? पेन इज जो लेट सिम्टम्स होता है ओरल कैंसर का सबसे लेट सिम्टम्स है, याद रखना। लेकिन वार्म हो गया, वार्म ऑफ फीलिंग मतलब उसको लगेगा कि मैं गरम गरम है ना, वार्म हो गया, ऑर्डर हो गया, ये अल्सर विथ फ्लैट अल्सर जो होते हैं ये सभी ऑल आर जो है अर्ली सिम्टम्स हैं। अर्ली मतलब ये पहले हो गए, और जो पेन होगा ओरल कैंसर में जो पेन होगा सबसे लेट अकरिंग सिम्टम्स होगा, याद रखना। ये भी क्वेश्चन कहीं बार पेपर में आया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है लगभग, तो उससे संबंधित ही है। अब ये भी क्वेश्चन है, ये भी कहीं बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये घुमा फिरा के पूछता है लेकिन आता जरूर है ये, है ना। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स अंडरस्टैंड दैट द डायग्नोसिस ऑफ ओरल कैंसर इज कंफर्म विथ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बायोप्सी, बी ग्राम स्टैन, सी ओरल कल्चर, या डी ओरल वॉशिंग फॉर साइटोलॉजी, है ना। तो नर्स इज अंडरस्टैंड, वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन। द नर्स इज अंडरस्टैंड दैट डायग्नोसिस ऑफ ओरल कैंसर इज कंफर्म विथ, मतलब नर्स को ये पता होना चाहिए या उसको पता है कि जो ओरल कैंसर का जो कंफर्म्ड डायग्नोसिस होता है, ओरल कैंसर का जो कंफर्म
ओरल कैंसर 7वें नंबर क्वेश्चन में तो अपन ले लेता कि ओरल कैंसर होता है, उसका जो लेट अकरिंग सिम्टम्स होता है वो पेन होता है। अब इसमें ये कह रहा है कि ओरल कैंसर जो कंफर्म सिम्टम्स वो है, कंफर्म डायग्नोसिस है वो क्या है ना। तो ओरल कैंसर का जो कंफर्म डायग्नोसिस है वो बायोप्सी होगा। क्या होगा? बायोप्सी। बायोप्सी इज ए मतलब उससे कोई छोटा सा ओरल कैंसर का जहाँ इफेक्टिव एरिया है उसका वो एक तरफ से बायोप्सी लेगी, उसका छोटा सा पीस लेगी और फिर वो उसकी बायोप्सी की जाएगी, उसका एनालिसिस किया जाएगा। ग्राम स्टेन है, ये कोई वो नहीं है ना। द बेस्ट डायग्नोसिस है किसका? ओरल कैंसर का। तो ओरल कैंसर का सबसे बेस्ट डायग्नोसिस है वो बायोप्सी है। अदर असेसमेंट इंक्लूड्स चेकिंग द लिम्फ नोड, है ना, या ये लिम्फ नोड को है अपन स्टैंड वो करते असेसिंग करते हैं। उसके बाद में ये दूसरे तो ओरल कल्चर है, ओरल वॉशिंग फॉर साइटोलॉजी है और ग्राम स्टैंड, ये कोई मायने नहीं रखता। ये तो चलो एक डायग्नोस की उस तरीके से एरिया है, लेकिन कंफर्म डायग्नोसिस है वो बायोप्सी ही होनी चाहिए। अब 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पेशेंट स्टेट मतलब पेशेंट कह रहा है, उसकी स्टेटमेंट है कि माई स्टमक हर्ट्स अबाउट 2 आवर्स आफ्टर आई ईट। मतलब मैं जब खाना खाता हूँ तो मेरे 2 घंटे बाद में मेरा जो हार्ट बर्न होता है ना, हार्ट मतलब स्टमक जो है वो बर्न होता है। तो बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन, तो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से द नर्स सस्पेक्ट द पेशेंट लाइकली हैज़ टू। तो उससे क्या सस्पेक्ट होगा? तो नर्स क्या सोचती है, क्या सोचना चाहिए, क्या सोचती है? तो इसमें आंसर क्या है? ए ऑप्शन पढ़ लेते पहले। ए गैस्ट्रिक अल्सर है, बी ड्यूडेनल अल्सर है, सी पेप्टिक अल्सर है या डी कली अल्सर है। तो पेशेंट उसका जो राइट आंसर होगा 9th में ये बी इज ड्यूडेनल आंसर इज करेक्ट। बी ड्यूडेनल आंसर इज करेक्ट। इंडिविजुअली विथ अल्सर विद इन द ड्यूडेनम टाइपिकली कंप्लेन ऑफ पेन अकरिंग 2-3 घंटे। ठीक है ना। कब? जब खाना खाएगा, मतलब खाना खाने के बाद में 2-3 घंटे के बाद में उसको लगेगा कि मेरा हार्ट जो है स्टोमक है वो बर्न हो रहा है। और ये भी ज़्यादातर एज वेल एज नाइट, मतलब ज़्यादा नाइट में उसको लगता है। द पेन इज़ यूजुअली रिलीव्ड बाय ईटिंग। और तो द पेन एसोसिएटेड विथ गैस्ट्रिक अल्सर, अगर उसको लगे कि पेन है जो खाना खाने के बाद रिलीव हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनम अल्सर में यही डिफरेंस है कि स्टोमक जो कि ड्यूडेनम अल्सर इससे रिलेटेड ये है कि ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम, जो कि ड्यूडेनम अगर अल्सर होगा तो स्टोमक से नीचे जैसे ही जाएगा 2-3 घंटे में, जैसे ही खाना स्टोमक से नीचे जाएगा ड्यूडेनम में तो उसको एक तरह से पेन होगा। तो उस समय पेन अगर बाद में होगा खाना खाने के बाद तो ड्यूडेनम अल्सर मतलब उसको ड्यूडेनम अल्सर की वजह से मतलब पेन होगा, क्योंकि वो खाना जब ड्यूडेनम स्टेम की तरफ बढ़ेगा तो अल्सर से वो फ्रिक्शन होगा तो फिर उसको लगेगा मेरे 2-3 घंटे में दर्द हो रहा है। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में जस्ट उल्टा है। गैस्ट्रिक अल्सर में उल्टा कैसे है? क्योंकि ये स्टोमक जो लीनिंग वगैरह होता है अपन पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी स्टोमक का जो अल्सर होता है ना अंदर की साइड में, उसमें क्या होता है कि जब स्टोमक खाली रहता है, खाना खाएगा तो उसको रिलीव हो जाएगा, लेकिन जब खाना खाएगा तो रिलीव होगा पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर में। लेकिन जब पेशेंट का स्टोमक खाली हो जाएगा तो अल्सर वापस क्या आएगा? गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से, मतलब गैस्ट्रिक जो है वो ये स्टोमक है जो HCl मतलब प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो जैसे ही बढ़ेगा तो अल्सर पे लगेगा स्टोमक पे, फिर वो स्टोमक उसमें फिर वो एक तरह से बर्न करेगा, है ना। तो इसमें दोनों में ये। और पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर तो डेवलप ऑन इनसाइड स्टोमक, है ना, स्टोमक और अपर पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है ना। तो ये सारी, तो ड्यूडेनम क्या हो गया? ड्यूडेनम अल्सर इसका राइट आंसर भी। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद में अगर पेन होता है मतलब ड्यूडेनम अल्सर उसका है। ओके, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। द 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट वी सस्पेक्टेड डायबिटिकुलाइटिस। द नर्स वुड बी मोस्ट प्रूडेंट द नर्स वुड बी मोस्ट प्रूडेंट इन क्यूसनिंग विद द फॉलोइंग डायग्नोसिस टेस्ट। अब इसमें ये कह रहा है कि ऑप्शन ए हो गया एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी हो गया बेरियम एनीमा, ऑप्शन सी हो गया CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, और डी हो गया कंपाउंड टोमोग्राफी मतलब CT स्कैन हो गया।
अब अपन को क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है एक्चुअली में। अपन क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो उसके अंदर ही आंसर होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड डायबिटिकुलाइटिस, मतलब एक ऐसा पेशेंट है जो डायबिटिकुलाइटिस उसका सस्पेक्टेड डायग्नोसिस है और उस पेशेंट की नर्स केयर कर रही है। द नर्स वुड बी मोस्ट प्रूडेंट इन क्वेश्चनिंग, मतलब नर्स के स्वविवेक से, प्रूडेंट मतलब नर्स के जो स्वविवेकपूर्ण जो हैं उसके साथ में वापस क्वेश्चन कर रही है ना, क्वेश्चन कर रही है किससे, मतलब जिसने ऑर्डर किया है उनसे वापस एक बार वेरीफाई कर रही है क्वेश्चन करके कि सर क्वेश्चनिंग विद द फॉलोइंग डायग्नोसिस टेस्ट। तो किस चीज़ ऐसा डॉक्टर्स ने ऐसा कौन सा मतलब डॉक्टर्स ने ऐसा कौन सा जो डायग्नोसिस लिख दिया उसके लिए उसको स्वविवेक से वो वापस आंसर करिए सर क्या ये होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है डायबिटिकुलाइटिस का, उसमें करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। बेरियम एनीमिया, बेरियम एनीमिया क्या है, इसका राइट आंसर है, मैं बता देता हूँ कैसे। बी इज़ करेक्ट आंसर है, क्यों है कि बेरियम एनीमा इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द क्लाइंट विथ डायबिटिकुलाइटिस। याद रखना, डायबिटिकुलाइटिस में अगर किसी पेशेंट को डायबिटिकुलाइटिस है तो उसमें अपन बेरियम एनीमा कभी भी नहीं देते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है, कई बार पेपर में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटिकुलाइटिस है, अगर सस्पेक्टेड भी है, तो उसको बेरियम एनीमा नहीं देगी। अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि डायबिटिकुलाइटिस क्या है, सबसे पहले तो ये जानना अपन को बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटिक जैसे डाइजेस्टिव, ये इंटेस्टाइन हो गया अपन है ना, जीआई ट्रैक हो गया, इसके ये डायबिटिकुला, ये आसपास पर डायबिटिकुला होता है, ये ऐसा इस तरीके से है ना, ये डायबिटिकुला डाइजेस्ट सिस्टम जो स्मॉल इंटेस्टाइन या होता है, तो ये डायबिटिकुला ये बन के इसमें क्या बल्जिंग ऑफ पाउच, ये बल्जिंग ऑफ पाउच, ये बड़ा 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 बल्जिंग ऑफ, ये पाउच की तरफ बड़ा बड़ा हो जाता है और तो इसको कहते हैं डायबिटिकुला। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये एक तरह से इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो गया इंटेस्टाइन, ये बीच की इंटेस्टाइन है ये वाले, इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो इसको कहते हैं डायबिटिकुलाइटिस है ना। तो इसमें अपन बेरियम जो एनीमा है ये कभी भी नहीं देते हैं। बेरियम एनीमा कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द क्लाइंट विथ डायबिटिकुलाइटिस। आगे यहाँ तक समझ में आ गया। डाइजेस्ट सिस्टम में अगर डेवलप हो गए, पाउचेस हो गया, उसको डायबिटिकुला कहते हैं, उसका इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाना डायबिटिकुलाइटिस कहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन नंबर, द नर्स इज प्लानिंग care for the patient with celiac disease. In teaching about the diet, the nurse should instruct the patient to avoid which of the following for breakfast. अब इसमें कहने का मतलब ये है कि नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर द पेशेंट विथ सिलियक डिजीज। एक पेशेंट है जो सिलियक डिजीज है उसको, और उसकी प्लानिंग केयर मतलब प्लान कर रही है, केयर के लिए प्लान कर रही है इन टीचिंग अबाउट द डाइट। अब वो डाइट के बारे में, सिलियक डिजीज वाले पेशेंट को डाइट के बारे में बता रही है कि प्लान कर रही है कि आपको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। तो नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड विच ऑफ द डाइट। तो प्लान करती करती नर्स जो है वो पेशेंट को बता रही है कि आपको सिलिक डिजीज है और सिलिक डिजीज में आपको ये नहीं लेना चाहिए ब्रेकफास्ट में। क्या नहीं लेना चाहिए, 4 ऑप्शन में थे, अपन को देखते हैं। ए जो हो गया ऑप्शन, पफ्ड जो व्हीट है वो नहीं लेना चाहिए, या बनाना है वो नहीं लेना चाहिए, या पफ्ड राइस है वो नहीं लेना चाहिए, या डी है वो कॉर्नफ्लेक्स नहीं लेना चाहिए। अब इसमें देखने वाली बात है, एक अगर पहले तो सीलियक डिजीज़ होती ही है, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। सीलियक डिजीज़ वो डिजीज़ है जो अपना इम्यून जो रिएक्शन है, इम्यून रिएक्शन ऑफ ईटिंग ग्लूटेन, ग्लूटेन जो है वो अगर खा लेते हैं तो उसमें इम्यून जो है वो इम्यून अपना जो इम्यून है वो सीलियक डिजीज़ वाले पेशेंट में इम्यून जो है वो रिएक्शन कर देता है ना, रिएक्शन कर देता है, फिर उसको एक तरह से डायरिया वगैरह, सीवियर डायरिया वगैरह उस तरफ वो कर लेता है। तो अपन को ग्लूटेन फ्री जो डाइट है वो देनी है। याद रखना मेरे दोस्त, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है। इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, इसमें लिखा हुआ स्टार्ट तो अवॉइड विच है ना। तो पफ्ड व्हीट यानी पफ्ड मतलब भुना हुआ, पफ्ड किसको कहते हैं, भुना हुआ, भुना हुआ गेहूँ, भुना हुआ गेहूँ अपन उसको नहीं देते। किसको नहीं देते, पेशेंट को। क्यों नहीं देते, क्योंकि ग्लूटेन जो फ्री है वो डाइट अपन को देनी है। याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसको क्या क्या दे सकते हैं सीलियक डिजीज़ वाले, आप चीज़ खिलाओ, बटर चीज़ खिलाओ, बटर खिलाओ है ना, पनीर खिलाओ, बोले चाय मक्खन खिलाओ,
या मिल्क उसको दे सकते हैं, उसको मीट खिला सकते हैं, फिश खिला सकते हैं, उसको पोटाटोस आलू खिला सकते हैं, उसको राइस खिला सकते हैं, लेकिन पफ्ड नहीं देना है। ग्लूटीन फ्री होनी चाहिए। डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट होनी चाहिए वो ग्लूटीन फ्री होनी चाहिए। चले आगे चले अपन। चलो 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नर्स इज टीचिंग अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इसमें भी यही है कि एक पेशेंट है जो टीचिंग कर रही है किस पेशेंट को? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टीचिंग कर रही है उसके लिए क्या है? तो ए है ऑप्शन ए रेनफोर्सिंग द नीड फॉर ए बैलेंस डाइट, बी है इंक्रीजिंग द क्लाइंट टू ड्रिंक 16 ounce ऑफ फ्लूइड विथ ईच मील, या सी इज टेलिंग द क्लाइंट टू ईट ए डाइट लो इन फाइबर, या डी है इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट टू लिमिट हिज इनटेक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ओके, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि एक पेशेंट है जो IBS है। अब IBS क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? IBS जो होता है मतलब इन्फ्लामेशन। देखो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक में जो जो पार्ट्स आते हैं, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, या ये अपने टोटली डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड जो भी पार्ट आते हैं, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको IBS कहते हैं, उसको इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम कहते हैं। बाउल से ही बाउल सिंड्रोम सिंड्रोम से ही पता चल रहा है अपन को। सिंड्रोम मीन्स क्या है? सिंड्रोम मतलब एक ग्रुप ऑफ डिजीज है ना, ग्रुप ऑफ डिजीज। बाउल मतलब बाउल से वो इंटेस्टाइन से मतलब इरिटेबल हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो गया कोई भी पार्ट में। तो अब इसमें क्या होता है कि अपन जो पेशेंट को है ना, अच्छा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर भी बता देते हैं आपको। ए इज़ करेक्ट आंसर है ना, ए इज करेक्ट आंसर है। रेनफोर्सिंग द नीड फॉर ए बैलेंस डाइट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस डाइट देना है ना, जिसमें और न्यूट्रिएंट्स हो गए और फाइबर्स हो गए, ये देना है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो गया बाउल सिंड्रोम में? कैफीनेट कोई भी फ्लो हो गया, पीने की या खाने की चीज़, बेवरेज मतलब जो भी फास्ट फूड आ गया, एल्कोहल वगैरह नहीं देते, स्पाइसी फूड, ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेट है बाउल सिंड्रोम में, है ना। तो अपन को ये चीज़ समझना है मतलब फूड दैट ऑफन कोज डायरिया एंड ब्लोटिंग एसोसिएटेड विथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इंक्लूड फ्राइड फूड, कैफीनेट, बेवरेज, एल्कोहल एंड स्पाइसी फूड, ये कभी भी नहीं देना है ना। आगे चले 13 क्वेश्चन नंबर। The nurse is preparing to administer a feeding by nasogastric tube. The nurse would perform which of the following before initiating the feeding? Option A, assess the tube placement by aspirating stomach content. B, place the patient in a left lying position. Option C, administer feeding with 50% dextrose. या D, ensure that the feeding should has been warmed in a microwave for 2 minutes, है ना। अब अपन को क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन वापस समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए फीडिंग बाय नासोगैस्ट्रिक। एक पेशेंट को NG ट्यूब लगी हुई है और उस पेशेंट को फीडिंग करने वो जा रही है, उसके लिए प्रिपेयर हो रही है, मतलब तैयारी कर रही है वो कि इसको NG ट्यूब से फीडिंग देनी है मेरे को पेशेंट को। अब द नर्स वुड परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर इनिशिएटिंग द फीडिंग। तो ऐसा कौन सा जो एक्शन होगा नर्स ऐसा कौन सा एक्शन करेगी जिससे उसको ये पता लग सके कि जो इनिशिएटिंग द फीडिंग, तो इनिशिएटिंग फीडिंग मतलब करने से पहले उसको ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे वो जो उसका प्रोसेसर है, जो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो और वो प्रोसेस है वो NG फीडिंग ट्यूब का सही हो। तो उसमें सबसे पहले E, assess the tube placement by aspirating stomach content. B, place the patient in a left lying position. C, administer feeding with 50% dextrose. And D, ensure that the feeding solution has been warmed in a microwave for 2 minutes. तो इसमें अपन देखेंगे आंसर ए इज राइट आंसर ए इज राइट आंसर। अब क्यों है? क्योंकि अगर किसी पेशेंट का अपन कभी कभी एक्सरे भी करवाते हैं कि NG ट्यूब की जो मतलब पहले से मतलब वो सही जगह ट्यूब एस्पिरेट तो नहीं कर गई, या उसके अंदर मुड़ तो नहीं गई, या उसके लंग्स में तो नहीं चली गई। तो इस तरीके के जो सारी चीज़ NG ट्यूब को कंफर्म करने के लिए सही जगह पे कंफर्म करने के लिए अपन या तो एक्सरे करवा सकते हैं। अगर एक्सरे नहीं करवा सकते या नहीं करवाए हो तो असेस द ट्यूब प्लेसमेंट बाय एस्पिरेटिंग स्टोमक कंटेंट। तो अपने जो स्टोमक के में जो अंदर कंटेंट पड़े हैं
तो भाई एनजी ट्यूब से एस्पिरेट करके अपन चेक कर सकते हैं, उसका कंफर्मेशन ले सकते हैं कि एनजी ट्यूब सही पोजीशन पे है कि नहीं है। एस्पिरेटिंग स्टमक कंटेंट एंड चेकिंग द पीएच फॉर एसिडिटी इज़ द बेस्ट। सबसे बेस्ट जो मेथड है वो क्या है, आप एस्पिरेट जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालो और उसका पीएच जो है, उसकी एसिडिटी है अगर चेक करो, अगर एसिडिटी उसकी मतलब पीएच अगर उसका बढ़ा हुआ है ना, तो मीन्स वो जो ट्यूब है जी ट्यूब वो सही जगह है। मेथड ऑफ चेकिंग फॉर प्लेसमेंट, अदर मेथड इंक्लूड्स प्लेसिंग ऑफ एंड इन वाटर एंड चेकिंग द बल्जिंग। और दूसरा मेथड क्या है, आप जो एनजी ट्यूब का लास्ट पोर्शन जो बाहर वाला पोर्शन है उसमें अगर कोई किडनी ट्रे टाइप लेके उसको अगर वाटर में डुबाते हैं तो उसका अगर ये बल्जिंग वगैरह बबल्स वगैरह नहीं आ रहे, मीन्स वो ट्यूब एकदम सही जगह लगी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर स्टोमक में होगी तो उसमें वो बबल्स वगैरह नहीं आएगी, और अगर स्टोमक में नहीं लगी हुई है, लंग्स में चली गई होगी तो उसमें फिर वो बबल्स आएगी, मतलब वो कंफर्म नहीं है। ओके, अच्छा उसके बाद में आगे चले 14 क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द ट्रू रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ एंटासिड। एंटासिड को देने का जो सही रिगार्डिंग मेथड है वो क्या है, ट्रू क्या है, उसके बारे में ट्रू क्या है, सही क्या है एंटासिड के बारे में। ऑप्शन ए, एंटासिड शुड बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट रिगार्डिंग द मील टाइम्स, regards to meal times. Antacid should be administered with each meal and snack of the day. C, antacid should not be administered with other medications. या antacid should be administered with all other medication for maximum absorption. तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया कि सी, है ना, एंटासिड, ये सी, एंटासिड शुड नॉट बी एडमिशन विथ अदर मेडिकेशन। एंटासिड जो है अदर मेडिकेशन के साथ में नहीं देनी चाहिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नर्स इज असिस्टिंग इन द केयर ऑफ ए पेशेंट who is 2 days post operative from hemorrhoidectomy. The nurse would be correct in instructing the patient to A option avoid a high fiber diet, B continue to use ice pack, या C take a laxative daily to prevent constipation, या D use a cis bath after each bowel movement. ओके, अब वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्स इज असिस्टिंग इन द केयर ऑफ पेशेंट हु इज 2 days पोस्ट ऑपरेटिव फ्रॉम ए हेमरोइडेक्टमी। एक ऐसा पेशेंट है जिसने हेमरोइडेक्टमी उसकी हुई है और 2 दिन उसको हो गए हैं, वो पोस्ट ऑपरेटिव में चल रहा है अभी, और उसकी हेमरोइडेक्टमी हो गई 2 दिन हो गए, है ना, सर्जरी हुई। मीन्स द नर्स वुड बी करेक्ट इन इंस्ट्रक्टिंग टू द पेशेंट। तो नर्स है ना क्या इंस्ट्रक्ट करेगी पेशेंट को, एकदम करेक्ट क्या इंस्ट्रक्ट करेगी जिससे वो पेशेंट समझ जाए उसको और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसको सबसे पहले अपन जो राइट आंसर है वो राइट आंसर देख लेते हैं। आंसर डी, है ना, आंसर डी इज राइट आंसर। आंसर डी इज राइट आंसर। यूज ए शीश बाथ आफ्टर ईच बॉल मोमेंट, मतलब जब भी वो पेशेंट ईच बॉल मोमेंट, जब भी वो पेशेंट जा रहा है ना, जब भी पेशेंट मतलब फ्रेश होने जा रहा है तो उस समय उसके बाद में उसको शीश बाथ लेना बहुत ही ज़रूरी है। शीश बाथ में क्या डालते हैं अपन, ल्यूकवार्म वाटर, ल्यूकवार्म जो वाटर है वो होता है उसमें, और प्लस पोटेशियम परमैंगनेट KNMO4, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट भी अपन उसमें डाल के, जिससे वो पिंक टाइप कलर हो जाता है, उसमें उसको शीश बाथ, उसको जो अफेक्टेड जो सर्जरी पार्ट है उसमें थोड़ी देर के लिए उसको ल्यूकवार्म वाटर के साथ में उसको अटैच रखते हैं, मतलब उसको टच करते हैं तो वो थोड़ा उसको रिलीफ भी मिलता है और उसको कुछ बहुत सारा आराम आता है। अच्छा अपन ये क्यों नहीं करेंगे, अवॉइड ए हाई फाइबर डाइट, है ना, अवॉइड हाई फाइबर डाइट, तो उसको अवॉइड करनी ही नहीं है, उसको देना है। तो ऑप्शन ये तो गलत ही हो गया। ऑप्शन बी कंटिन्यू टू यूज़ आइस पैक। कंटिन्यू टू यूज़ आइस पैक क्यों करना है, आइस पैक कब यूज करते हैं, आइस पैक इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, है ना, सर्जरी करने के हेमरोइडेक्टमी जो सर्जरी होती है उसके तुरंत बाद अपन को आइस पैक यूज करना है, उसके बाद आइस पैक यूज बिल्कुल भी नहीं करना है ना। और टेक के लेक्सिविटी डेली टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, अगर उसको डेली टेक ए लेक्सेटिव डेली टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, अगर वो डेली उसको लेक्सेटिव देंगे तो वो डायरिया हो जाएगा उसको, इसलिए अपन लेक्सेटिव मतलब जो ये बढ़ाते हैं लेक्सेटिव उसको तो वो देना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देना, नहीं तो और ज़्यादा डायरिया उसका बढ़ जाएगा। ओके, चले आगे चले 16 नंबर क्वेश्चन, द नर्स इज असिस्टिंग
In the care of a client with diverticulosis, which of the following assessment finding must necessitate an immediate report to the doctor? Option A, bowel sound are present. Option B, intermittent left lower quadrant pain. या C, constipation alternating with diarrhea. And C, hemoglobin 26% and hematocrit 32. क्वेश्चन वापस समझते हैं अपन. द नर्स इज असिस्टिंग ए केयर ऑफ अ क्लाइंट विद डायबिटिकुलोसिस. वही वापस डायबिटिकुलोसिस का एक पेशेंट है और उसके केयर में असेस कर रही है पेशेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग मस्ट नेसेसिटेटिंग इमीडिएट रिपोर्ट टू डॉक्टर. मतलब उसको ऐसा असेस करते हुए उसको ऐसी कौन सी फाइंडिंग्स मिलेगी, नर्स को ऐसी कौन सी फाइंड मिल गई पेशेंट के बारे में, जो एक पेशेंट डायबिटिकुलोसिस है पेशेंट को, ऐसे कौन सी फाइंडिंग उसको मिल गई जिससे उसको तुरंत इमीडिएट रिपोर्ट टू द डॉक्टर, इमीडिएट उसको डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए. अब ऑप्शन ए, बाउल साउंड आर प्रेजेंट. अगर बाउल साउंड प्रेजेंट है तो इमीडिएट उसको कॉल करना चाहिए डॉक्टर को. या इंटरमिटेंट लेफ्ट लोअर क्राउनोइड पेन, अगर लेफ्ट लोअर क्राउनोइड एरिया में अगर उसको पेन हो रहा है तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए डॉक्टर को तुरंत. या कॉन्स्टिपेशन अल्टरिंग विथ डायरिया, तो उसको डायरिया है, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग कंटिन्यू डायरिया है कॉन्स्टिपेशन के साथ में, तो डॉक्टर को तुरंत कॉल करना चाहिए. या हीमोग्लोबिन 26% ऑफ हेमेटोक्रिट 32, तो कॉल करना चाहिए. तो अपना आंसर इसमें क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया डी. कौन सा हो गया? डी. सिक्सटीन का आंसर हो गया डी. डी मीन्स हीमोग्लोबिन 26 या हेमेटोक्रिट 32 है तो उसको लग रहा डायबिटिकुलोसिस पेशेंट है, और अगर उसमें हीमोग्लोबिन 26 है और हेमेटोक्रिट 32 है तो रिपोर्ट टू द कॉल डॉक्टर इमीडिएटली. क्यों कि एक कोई पेशेंट डायबिटिकुलोसिस है तो उसको ब्लीडिंग की तरफ अपन भागते हैं कि हो सके इंटरनल इंटेस्टाइनल अगर उसको ब्लीडिंग है, इसलिए वो पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो गया है. तो हेमेटोक्रिट कितना है, क्योंकि ये माइट भी इंडिकेट इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग डायबिटिकुलोसिस में. अच्छा, बाउल साउंड प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, इंटरमिटेंट लेफ्ट कॉर्ड पेन, ये मतलब ये तीनों है, लेकिन ए बी सी ये तीनों ऑप्शन है, ये इमीडिएट रिपोर्ट करने वाला जो ऑप्शन नहीं है. इमीडिएट रिपोर्ट करने वाला ऑप्शन जो है हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट अगर लो है, सीवियर लो है. अच्छा, हेमेटोक्रिट क्या होता है? हेमेटोक्रिट होता है बाई वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, है ना, बाई वॉल्यूम ऑफ द ब्लड दैट कंसिस्ट ऑफ आरबीसी. मतलब हेमेटोक्रिट अगर एक ब्लड को ले लेते हैं तो ऊपर वो अगर किसी मतलब उसमें अपन ले लेते हैं सैंपल में, जब सैंपल लेते हैं ब्लड का तो ऊपर प्लाज्मा रह जाता है और नीचे वो आरबीसी वगैरह सब अच्छे से नीचे जम जाती है ना. आरबीसी नीचे आने के बाद में उस ब्लड से उस आरबीसी के जो उस आरबीसी का जो ब्लड होता है, तो अगर 100 ml ब्लड आरबीसी होती है उसमें अगर कितनी परसेंट ये हेमेटोक्रिट आया, उसमें कितनी परसेंट 32 हेमेटोक्रिट का मतलब ये है कि 100 ml आरबीसी में 32 ml आरबीसी, सॉरी 100 ml आरबीसी में 32 ml आरबीसी है ना, समझ गए. 100 ml ब्लड में अगर अपन 100 ml ब्लड ले लेते हैं वो नीचे वाला, और अगर उसमें 32 ml अगर आरबीसी है, मीन्स वो हेमेटोक्रिट उसका कितना हो गया 32 हो गया, है ना. तो इसलिए अपन ये उसमें इन्फॉर्म करेंगे, इमीडिएट इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हो सके मे बी सस्पेक्टेड या माइट भी हो सकता है कि उसका इंटरनल कहीं का इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो गया, इसलिए अपन डी पे जाते हैं ना. अब 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नर्स इज आस्क्ड बाय द नर्स हेड आर पेप्टिक अल्सर रियली कोज्ड बाय स्ट्रेस. क्या पेप्टिक अल्सर जो होता है वास्तव में वो स्ट्रेस से होता है? द नर्स वुड बी करेक्ट इन रिप्लाई विद द फॉलोइंग. तो नर्स उसका वापस करेक्ट आंसर क्या देगी? एक नर्स हेड के साथ में मतलब उनके साथ ही है, तो उनके साथ में एक नर्स वो पूछती है भाई कि जो पेप्टिक अल्सर है वास्तव में स्ट्रेस से हो रहा है, तो वापस उसका क्या आंसर होना चाहिए करेक्ट आंसर नर्स का? तो वो बताती है कि पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर रिजल्ट फ्रॉम ओवर ईटिंग फैटी फूड. ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर आर ऑलवेज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू कंटिन्यूअल स्ट्रेस. सी इज पेप्टिक अल्सर आर लाइक all other ulcer which all result from stress. या D peptic ulcer are associated with H pylori although there are other ulcer that are associated with S stress.
तो इसमें 17 में अपना आंसर क्या राइट होगा? आंसर डी इज राइट आंसर, क्योंकि पेप्टिक अल्सर आर नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू स्ट्रेस, क्योंकि पेप्टिक अल्सर है हमेशा ही स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है, बट आर एक कंपोनेंट ऑफ डिजीज। लेकिन कंपोनेंट जो इस डिजीज़ का कंपोनेंट हाई रिस्क फैक्टर में जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि स्ट्रेस है तो ही उसको पेप्टिक अल्सर होगा, ऐसा नहीं है ना। तो आंसर ए बी कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कोई ओवर ईटिंग फूड से या एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेस से कोई मतलब नहीं है। और ये आंसर सी भी है तो इनकरेक्ट ही है एक तरह से, कि पेप्टिक अल्सर आर नॉट रिलेटेड टू बट नॉट डायरेक्टली कॉज बाई स्ट्रेस, से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें आंसर अपना सही क्या हो गया? पेप्टिक अल्सर है, ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। पेप्टिक अल्सर जो है, पेप्टिक अल्सर जो है वो किससे होता है? एच पाइलोरी। किससे होता है? एच पाइलोरी। अब ये क्या होता है? एच पाइलोरी, है ना। एच पाइलोरी जो होता है हेलिकोबैक्टर, एच का मतलब हेलिकोबैक्टर पाइरोलाई, ये क्या होता है? बैक्टीरिया होता है ना, फाउंड इन स्टोमक। स्टोमक में कई कई सालों तक कई बार रह जाता है, कई बार, तो उसके बाद में ये कभी भी ये पेप्टिक अल्सर कर सकता है ना। यहाँ तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर। चलते अपन 18 की तरफ। द नर्स इज असिस्टिंग द एब्डोमन, एक पेशेंट का नर्स है वो असिस्टिंग कर रही है एब्डोमन। द नर्स नोज द बेस्ट सीक्वेंस टू परफॉर्म द असेसमेंट इज, क्या रहेगा? तो ए ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन। ऑप्शन बी ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑप्शन सी पाल्पिटेशन, ये पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन। एंड ऑप्शन डी इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन मीन्स इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट मतलब बाई आई से इंस्पेक्ट करना। ऑस्कल्टेशन मीन्स बाई स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेशन करना, सुनना उसको, आवाज़ को। और पाल्पेशन मीन्स किसी भी चीज़ का पाल्पेट करना, मतलब बाई हैंड बाई फिंगर से पाल्पेट करना किसी भी ऑर्गन को, है ना, तो उसको पाल्पेशन कहते हैं। तो एब्डोमेन को असिस्ट करना है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए, है ना, ये राइट आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि द नर्स शुड इंस्पेक्ट फर्स्ट, सबसे पहले इंस्पेक्ट करेगी, देन ऑस्कल्टेट, उसके बाद में बाई स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करेगी किसको? एब्डोमेन को, है ना। पहले इंस्पेक्ट करेगी बाई आई से। इंस्पेक्ट में क्या देखेगी वो? इंस्पेक्ट में देखेगी उसका ब्रीदिंग कैसा है, कोई एब्डोमेनल ब्रीदिंग तो नहीं है, या कोई और साइनम्स में कुछ रेडनेस है, कुछ स्वेलिंग है, कुछ एब्डोमेन डिस्टेंशन कितना है, तो ये सब किससे पता चलेगा? बाई इंस्पेक्ट से। अब ऑस्कल्टेट में क्या करेगी? ऑस्कल्टेट में देखेगी उसका बाउल मोमेंट कैसा है, वो साउंड कैसा आ रहा है ना। तो ये सब ऑस्कल्टेट में। बाई पाल्पेट में देखेगी कोई टेंडरनेस तो नहीं है, सॉफ्ट है, कुछ स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, ये सारी पाल्पेटिव में देखेगी। तो ये सबसे बेस्ट है। उसमें भी क्यों करना चाहिए ऐसा? ऐसा इसलिए करना चाहिए कि द नर्स शुड इंस्पेक्ट फर्स्ट, देन ऑस्कल्टेट एंड द फाइनली पाल्पेट। क्यों? कि इफ़ द नर्स पाल्पेट फर्स्ट, सबसे पहले अगर पाल्पेट कर दिया, मतलब हैंड से अगर पाल्पेट कर दिया, असेसमेंट माइट बी अनरिलायबल। तो असेसमेंट जो है अनरिलायबल, मतलब विश्वास वाला नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सबसे पहले पाल्पेट कर दिया तो वो हो सके अंदर जो मोमेंट है वो इधर उधर हो जाए, या तो उसमें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इंस्पेक्ट, फिर ऑस्कल्ट और फिर पाल्पेट, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर। द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विथ ए मेस्टेक्टोमी, विच एक्शन वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेट। अब देखो ना, ये क्वेश्चन कहीं बार एम्स में क्या सब में आया हुआ है, ये तो कहीं बार देखा है यार मैंने ये क्वेश्चन। ये कुछ कुछ कॉमनली जो रिपीटेड क्वेश्चन है इतने सारे हैं, छोटे से छोटे कई बार एग्जाम होता है तो उसमें भी आ जाता है। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ मेस्टेक्टोमी, विच एक्शन वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब वो नहीं होना चाहिए एक्शन। मेस्टेक्टोमी, मेस्टेक्टोमी मतलब ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता है किसी पेशेंट में, सीए ब्रेस्ट हो या और कोई रीजन हो, तो उसमें अगर ब्रेस्ट रिमूव किया जाता है उसको मेस्टेक्टोमी कहते हैं, है ना। अब उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट क्या है? ऑप्शन ए टेकिंग द ब्लड प्रेशर इन द राइट साइड ऑफ द मेस्टेक्टोमी, या बी इज एलिवेट द आर्म ऑफ द साइड ऑफ द मेस्टेक्टोमी, सी पोजिशनिंग द क्लाइंट ऑफ द अनअफेक्टेड साइड, या डी इज परफॉर्मिंग ए डेक्सटोक्सिक टू द अफेक्टेड साइड। अब इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या होना चाहिए? तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो आंसर ए। आंसर ए इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्यों है?
विच एक्शन वुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो टेकिंग द ब्लड प्रेशर इन द राइट साइड ऑफ मेस्टेक्टोमी। मतलब मेस्टेक्टोमी जैसे राइट साइड में अगर किसी पेशेंट की मेस्टेक्टोमी हो रही है या हो रखी है, तो उसका टेकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इन द साइड ऑफ मेस्टेक्टोमी, मतलब जो जिस साइड में मेस्टेक्टोमी हुई है, अगर राइट साइड की मेस्टेक्टोमी है तो राइट साइड में न तो उसकी कभी भी IV लाइन लेनी चाहिए, है ना, न कभी उसका ब्लड प्रेशर लेना चाहिए और न कभी उसका जेल को वगैरह कुछ लगाना चाहिए। याद रखना, अगर किसी पेशेंट में मेस्टेक्टोमी हो रखी है तो स्पेशली कुछ फ्रेश मेस्टेक्टोमी है उसमें तो बिल्कुल भी सीवियर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि न तो IV लाइन लेनी है, न उसमें ब्लड प्रेशर चेक करना है, न उसका जेल को वगैरह IV कैनुला वगैरह कैनुलेशन उसका करना है ना। अफेक्टेड एरिया साइड में कभी भी नहीं करना है ना। एलिवेटिंग द आर्म फ्रॉम द साइड ऑफ मेस्टेक्टोमी, ये तो कोई सही है, इसमें तो अपन ले सकते हैं। मतलब मेस्टेक्टोमी जिस साइड में रुकी उस हैंड को एलिवेट कर सकते हैं, करना ही है। पोजिशनिंग द क्लाइंट ऑन द अनअफेक्टेड साइड, पोजिशनिंग मतलब अनअफेक्टेड साइड में है तो उस साइड में उसको पोजीशन दिलानी है ना। तो ये भी कोई वो नहीं है। जैसे किसी पेशेंट का परफॉर्मिंग ए पोजिशनिंग द क्लाइंट ऑन द अनअफेक्टेड साइड, अनअफेक्टेड साइड मतलब जैसे राइट साइड में अगर उसका मेस्टेक्टोमी हो रखा है तो उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन अपन दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, उसका ऑपोजिट साइड देनी है अपन, कहने का मतलब ये है। तो पोजिशनिंग द क्लाइंट ये हो गया। परफॉर्मिंग ए डेक्सटोक्सिक ऑन द अनअफेक्टेड साइड, डेक्सटोक्सिक मतलब स्ट्रिप होती है, ग्लूकोज वगैरह चेक करने की जो स्ट्रिप होती है, तो उसको अपन यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। वो भी अनअफेक्टेड साइड में यूज करना है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द क्लाइंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर जेंटामाइसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड, विच लैब रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर बिफोर बिगिनिंग द मेडिकेशन। जैसे एक पेशेंट है, उसके लिए जेंटामाइसिन ऑर्डर कर रखा है नर्स को कि आपको पेशेंट को जेंटामाइसिन लगाना, प्रिस्क्राइब कर रखा है पेशेंट के लिए। तो विच लैब रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड, तो जो नर्स है ऐसी कौन सी लैब रिपोर्ट है वो डॉक्टर को बताएगी बिफोर बिगिनिंग द मेडिकेशन। मतलब दवाई जो ड्रग है जेंटामाइसिन देने से पहले डॉक्टर्स को बताएगी वो जेंटामाइसिन लगाना है कि नहीं लगाना है ना। हिमेटोकिट, क्रिएटिनिन, WBC, वाइट ब्लड सेल्स काउंट और ESR, तो इसमें से ऐसे कौन सी है जो जेंटामाइसिन देने से पहले उसको बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया अपन का, ये देखे राइट आंसर इसका हो गया CRT, मतलब RFT में आता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन इज राइट आंसर। क्यों राइट आंसर है मैं बताता हूँ, जैसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जेंटामाइसिन क्या है, जेंटामाइसिन है जो वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसमें अपन एंटीबायोटिक है अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का, जो एंटीबायोटिक है अमाइनोग्लाइकोसाइड। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, मैंने खुद ने दिया हुआ एम्स में, एम्स दिल्ली में क्वेश्चन आया था 2008 में कि अमाइनोग्लाइकोसाइड ये जेंटामाइसिन इज ए, इसमें 4 तरह के ग्रुप दे दिए उसने और फिर ये बताया था तो उसने उस समय मैंने उस समय राइट किया था और लेकिन मेरे को पता नहीं था, लेकिन राइट हो गया था वो क्वेश्चन कि उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो जेंटामाइसिन जो है वो इज ए अमाइनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक्स ग्रुप का है, उस ग्रुप का है। और जेंटामाइसिन अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो याद रखना कि जेंटामाइसिन इज ए जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है वो टॉक्सिक टू ऑडिटरी नर्व है ना एंड किडनी। टॉक्सिक टू ऑडिटरी नर्व मतलब अपन जो सुनने वाली जो कॉक्लियर जो होती है, कॉक्लियर टॉक्सिसिटी कह सकते हैं अपन, जो ऑडिटरी नर्व होती है उसको डैमेज कर सकती है। कौन? जेंटामाइसिन। प्लस जो किडनीज है उस पर भी इफेक्ट इसका आ सकता है ना। तो ये देखने से पहले RFT में मतलब किडनी रीनल फंक्शन में क्या क्या आते हैं, यही जो यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये ब्लड यूरिया, तो ये सारी चीज़ आ गई। तो BUN हो गया, तो ये सारी चीज़ में क्रिएटिनिन जो है मोस्ट अपन देखते हैं। अगर किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है ना, मे बी 110 तक होता है क्रिएटिनिन नॉर्मल, अगर ये बढ़ा हुआ है तो मीन्स वो उसको जेंटामाइसिन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि किडनी पे पहले से इफेक्ट आया हुआ और अपन क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, मतलब किडनी से पहले से इफेक्ट आया हुआ और जेंटामाइसिन देंगे तो मे भी चांस है कि उसके और जो क्रिएटिनिन फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाए, है ना, और बढ़ जाए। तो ये है चीज़ें। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से वापस धन्यवाद। आपने पूरी मेरी क्लास अटेंड करी, ज्वाइन करी, बिना स्किप किए ज्वाइन करी और ऐसे ही वीडियो देखते रहे। अपन आगे का सेशन है ना वो अच्छा सा टॉपिक लेंगे कोई,
और क्वेश्चन भी चलना चाहिए साथ साथ में, इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने बताए। इसलिए लाइक शेयर और ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेट भी होना अच्छा लगता है। थैंक यू।